सरकार के पास एक रोड मैप है। सारा का सारा मसला जो अटका हुआ है झारखंड के विकास का, कोयला से भारी राजस्व आता है, लेकिन उस राजस्व का जो रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। हम आपसे भीख नहीं मांगते, केंद्र सरकार से हम भीख नहीं मांगते हैं, केंद्र सरकार हमारा हिस्सा दे। राज अलग हुआ तो फौरन तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 25 वर्ष के झारखंड में झारखंडियों को 13 मुख्यमंत्री देखने के लिए मिला और जो भी इस राज्य का मुख्यमंत्री बना, जब वो चुनावी मैदान में होता था तब इस राज्य के लोगों से बड़े बड़े वादे किया करता था, उन्हें विश्वास दिलाया करता था कि आपके सपनों को एक नई उड़ान, आपके भविष्य को संवारने का काम हमारी सरकार करेगी। उन नेताओं के वादे समय समय पर बदलते रहे, नेता बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो उन झारखंडियों की तकदीर और तस्वीर। और लगातार इसी झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा पर द जनसभा की टीम झारखंड के वैसे शख्सियत, वैसे अर्थशास्त्री, वैसे सामाजिक कार्यकर्ता से बातचीत करने की प्रयास कर रही है, इन सवालों पर जवाब जानने की कोशिश कर रही है कि झारखंड जिन उम्मीदों के साथ बना, जिन संघर्षों के साथ चला, आखिरकार कैसे उन राजनीतिक दलों के चक्कर में, उनके जाल में फंस करके रह गया और यह झारखंड आज भी कैसे विकास की राह देख रहा है। हमारे साथ इसी कड़ी में आज के खास मेहमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य, वरिष्ठ नेता जुनैद अनवर हैं। बातचीत करते हैं, सीधा जुड़ते हैं। जुनैद जी, झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है और द जनसभा के भी मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा को, जिन उम्मीदों के साथ यह राज्य बना, जिन संघर्षों के साथ यह राज्य चला, इस 25 वर्ष में कहां तक पहुंच पाया है? बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूं कि झारखंड का जो निर्माण हुआ एक लंबे संघर्ष के बाद हुआ और झारखंड निर्माण में बहुत सारी कुर्बानियां रहीं। विशेषकर माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी का और बहुत सारे ऐसे उनके साथ लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदानें दी, तब जाकर झारखंड बना। और यह भी सत्य है कि 25 वर्षों में एक राज्य को जितना विकास करना चाहिए या एक राज्य के जो लोग हैं वो जितना विकास की सोच रखते हैं, झारखंड उतना विकास नहीं कर सका। लेकिन इसके कई अहम कारण हैं। सबसे पहले तो आप लीजिए कि एक लंबा समय झारखंड में जो शासन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा। जो अभी तक 25 साल आपका गुजरा, उसमें आप कहें 1/3 जो यहाँ पे सत्ता में रही वो भारतीय जनता पार्टी रही है। दूसरी और अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त जो सरकारें रहीं वो सरकारें हमेशा राजनीतिक ऊहापोह में, राजनीतिक घींच तीर में, अब जैसे देखिए हमारे माननीय शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, बहुत कम समय के लिए बने, उनको पूरा समय नहीं मिल सका। तो उसमें ये हुआ कि जो एक खाका तैयार करती है सरकार, या माननीय गुरु जी ने जो खाका तैयार किया कि हमको एक मैप बनाया कि झारखंड को इस तरह हमको विकसित करना है, फिर राजनीतिक कारणों से सत्ता नहीं रहा और वो अधूरा रह गया। तो सत्ता की राजनीतिक मतलब स्थिरता जो है उसके वजह से भी काफी प्रभावित हुआ। और यह भी सत्य है कि जब राज अलग हुआ तो फौरन तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरा है कि वो जो सरकारें इस राज्य में चलती हैं वो केंद्र के इशारे पर चलती हैं, बड़े नेताओं के इशारे पर चलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के विकास से ज्यादा तरजीह भारतीय जनता पार्टी के उन मित्रों को जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनको दिए, उसके वजह से बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो सका। अब आप ये सवाल मुझसे कर सकते हैं कि भाई सत्ता में तो हम लोग भी रहे, तो मैंने पहले भी कहा कि 1, 2 बार, 3 बार माननीय गुरुजी मुख्यमंत्री बने, एक बार तो सिर्फ 10 दिन के लिए बने,
एक बार साल भर के लिए बने, और जो एक मैप तैयार किया जाता है विकास का, उसके लिए ये दिन बहुत कम है, नहीं के बराबर है। उसके बाद 19 में माननीय हेमंत सोरेन जी अस्थायी तौर पर, और गठबंधन का सरकार तो बना, लेकिन आपने देखा कि माननीय हेमंत सोरेन जी का भी एक लक्ष्य था, राज्य के प्रति एक लगाव था, राज्य को आगे बढ़ाने का, राज्य को विकसित करने का पूरा रूपरेखा वो तैयार कर रहे थे। इसमें 2-3 बाधाएं आई, जो जितना काम काम हुआ, बहुत सारे काम पिछले 5 वर्षों में हुए, लेकिन जो जिस काम का खाका खींचा था माननीय मुख्यमंत्री ने, वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका। उसका वजह यह है कि एक तो सबसे पहला कोविड, 2 वर्ष हम लोगों का आपका कोविड का मार में चला गया, जो आप उससे आप ये नहीं कहिए कि सिर्फ झारखंड या हिंदुस्तान, बल्कि पूरा का पूरा विश्व प्रभावित हुआ। कोविड के समय में आप देख रहे हैं, कोरोना काल में पूरा विश्व प्रभावित रहा। उस समय हर चीज का जो दर है, गरीबी रेखा का दर हुआ, ग्रोथ का स्टेट का दर हुआ, सारा का सारा डाउन होता चला गया, नीचे चला आया। तो 2-2.5 साल उसमें बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा के द्वारा जो केंद्रीय एजेंसियों को थोपा गया और परेशान किया गया, उसके वजह से माननीय मुख्यमंत्री को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद में फिर उनका बेल हुआ, लेकिन इन तमाम चीजों में आदमी जब उलझ जाता है तो उनका जो अपना खाका है, जो मेथड है, जो आगे जिसमें बढ़ना है, उसमें वो नहीं बढ़ पाता। पहला। दूसरा और सबसे अहम बात कि जो पिछले 6 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, इनकी बहुत सारी योजनाएं आई और बेहतरीन योजनाएं आई। जैसे आप देख लीजिए मैया सम्मान योजना, ये महिलाओं को सशक्त करने का एक बेहतरीन योजना। आप गांव देहात में आज घूमिए, आपको पता चलेगा कि इस योजना से महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है। फिर बहुत तरह की योजनाएं थी, स्वास्थ्य के लिए योजना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, विदेश पढ़ने के लिए भेजने के लिए योजना है। आपका फूलो झानो योजना है, जो हमारी बहनें हड़िया दारू रोड के किनारे बेचती हैं, शर्म के साथ, नहीं चाहते हुए भी परिवार चलाने के लिए, उन लोगों के पुनर्स्थापना के लिए 50,000 रुपये प्रति महिला का योजना है। फिर सड़कें हुई, आपका पुल पुलिया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। अब जैसे ग्रामीण सड़क का आप ले लीजिए, ग्रामीण सड़क का एक परंपरा था कि एक मॉड्यूल था जिससे वो बनता था, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में 2023-24 में इसको पूरी तरह से बदल दिया। ग्रामीण सड़कें जो बनती थी वो मामूली बनती थी, 20 mm का उसमें पिच होता था, जो साल 2 साल में पूरी तरह से टूट के बर्बाद हो जाता था। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको मॉडल बनाया और कहा कि नहीं, हम ग्रामीण सड़क भी जो बनाएंगे वो एनएच के तर्ज पर बनाएंगे, उसमें भी मशीन से बनाएंगे, ताकि एक रोड हम जब बनाए तो 20 साल 25 साल चले। और उस तरह का बहुत सारे रोड आप घूमिएगा झारखंड में तो आपको नजर आएंगे, आपको ब्रिज नजर आएंगे। लेकिन इसमें भी मैं ये कहूंगा कि जितना और लक्ष्य था हम लोग को, जितना तेजी से सरकार करना चाहती थी, वो हम नहीं कर पाए। उसका एक वजह यह है कि केंद्र के द्वारा जो हम लोग का अपना भी राशि होता है, जीएसटी का जो राशि है, या झारखंड के जो खनिज है इसका रॉयल्टी का जो राशि है, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट केंद्र सरकार के पास है। और जब से हमारी सरकार बनी है, तब से केंद्र सरकार ने फंड देने में पक्षपात किया। आप उठाकर देखिए कि जहां जहां केंद्र भारतीय जनता पार्टी की जिस स्टेटों में सरकार है, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन स्टेटों में बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। लेकिन जहां जहां पर गठबंधन का सरकार है, दूसरी पार्टियों का सरकार है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का सरकार है, यहाँ पे सरकारी जो मेरा हक है वो भी हम लोगों को नहीं मिल सका, जिससे राशि का अभाव, बिना राशि का हम और काम को आगे तेज नहीं कर सकते। इसलिए 2 बड़ा कारण इन 6 वर्षों में रहा कि एक तो कोविड था और दूसरा फंड का अभाव था, जिसके कारण हम लोग काम बहुत किए, फिर भी और तेजी से जो करना था उसमें हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक हम लोग को हुआ। झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, 32,600 से ज्यादा गांव झारखंड प्रदेश में है, और जिस भी गांव में आप चले जाइए वहां पर आपको किसान मिल जाएंगे। 25 वर्षों में उन किसानों के लिए जो व्यवस्थाएं उनको चाहिए थी, क्या लग रहा है उस समुचित व्यवस्था उन किसानों के लिए जो भी सत्ता में राजनीतिक दल रहा, क्या उनके लिए किया है? क्या उनके लिए व्यवस्था हो चुकी है? क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान आज भी परेशान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
और आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने किसान का जो कानून बनाया था, जिसके चलते पूरा देश सालों भर जलता रहा, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आप शुरुआती दौर का वो बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 वर्षों में हम किसानों का आय दुगना कर देंगे। तो केंद्र स्तर पर किसानों के लिए जो कार्य किए जाने थे वो नगण्य हैं, कुछ नहीं किया गया है। अब स्थानीय स्तर पर आप आए तो मैंने पहले भी कहा कि अभावों के बीच भी, अभाव के पैसे के कमी के बीच भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का सरकार निरंतर ये प्रयास किया है कि जैसे किसानों के लिए जो सबसे अहम है कि बहुत सारे ऐसे सुदूरी क्षेत्र हैं हमारे जहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं है, उसमें सिंचाई साधन के रूप में छोटे छोटे चेक डैम वगैरह का निर्माण किया जाता रहा। और सबसे अहम यह है कि जो केंद्र सरकार की नीति होती है ये तय करती है किसी भी फसल का दर, स्टेट गवर्नमेंट इसको तय नहीं करता है। तो आप देखिएगा कि, और आपने सुना होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि किसानों का हालत ऐसा हो गया कि किसी चीज को वो उपजाते हैं और उसको जब मार्केट में ले जाते हैं तो उसका दाम जो है आपको लागत मूल्य भी नहीं मिलता। अभी अभी फौरन ही हम लोग मीडिया में देखे हैं इसको कि प्याज का खेती किए, जोड़कर वो देखे, जोड़ने के बाद उनको पता चला कि जो पैसा हम लगाए थे, जो सिंचाई में, बीज में, खाद में, एक मजदूर का मजदूरी में, वो भी पैसा वापस नहीं मिल पा रहा। तो ये तो केंद्र की नीति है। लेकिन इन दर्दों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने और झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले ही किसानों के ऊपर जो ऋण था, जो एक दबाव होता है, जो मानसिक स्थिति को डगमगा देता है, यहाँ तक कि किसान जो है वो उनके मन मस्तिष्क में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। और झारखंड में तो बहुत नहीं के बराबर हुआ है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में काफी लोग आत्महत्या कर लिए हैं, जो टेंशन में चले जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों का ऋण माफ किया ताकि उनके सर से बोझ उतर सके और वो टेंशन में नहीं हो, वो विचलित नहीं हो, परेशान नहीं हो। तो जहां तक हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। आप जिस समुदाय से आते हैं उन समुदाय के लोगों का एक बड़ा सवाल है। सवाल ये करते हैं कि हमारा एक बड़ा वर्ग बड़े पैमाने पर वोट करता है, लेकिन जो अधिकार, जो हक, जो राजनीतिक भागीदारी, जो सामाजिक भागीदारी झारखंड प्रदेश में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। और इस पूरे समुदाय को एक वोट बैंक की मशीन की तरह राजनीतिक दल प्रयोग करते आ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? देखिए, अभी यह बात बहुत जगह पे उठा है, लेकिन यह सत्यता अगर इसमें देखिए तो जो लोग राजनीति करते हैं या राजनीतिक पार्टियों से जिनका लगाव है उनको जगह भी मिलता है और मान सम्मान भी मिलता है। एक शिकायत मुझे अपने ही समाज से ये है कि हम बोलते ज्यादा हैं, हम बोलते हैं कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, हम बोलते हैं कि हमको स्थान नहीं मिल रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो पहल भी करते हैं, वो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं गया, मैं जब से गया लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में, पार्टी का जो आदेश निर्देश है उसका पालन कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर जब आप एक्टिव रहेंगे, आप पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, पार्टी का जो संविधान है उसको फॉलो करते रहेंगे, तो पार्टी में आपको जगह मिलेगा, नो डाउट, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वहां भी प्रतिनिधित्व मिला है। अब कुछ पहले हालात वैसे थे बीच में, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, गृह मंत्री गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने जो नफरत पैदा किया था पूरे देश में, उसके वजह से थोड़ा जो टिकट का बंटवारा हो रहा था उसमें एक जगह देखा जा रहा था ये कि जहां जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है वहां मुस्लिमों के अलावा और कोई भी लोग वोट नहीं देते थे। तो उस समय थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, अपेक्षाकृत जो पहले मुसलमानों को भागीदारी मिलता था, टिकट मिलता था, उस दौर में थोड़ा कम हुआ था। उसका वजह भी यही था कि भाई यहाँ पर जो नफरत का मयार इन लोगों ने बहाया। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते 9-10 सालों में ये बहुत हद तक तमाम लोग जान गए हैं और ये अब समझ गए कि यह जो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान और तमाम तरह की वो बातें जो नफरत पैदा करती हैं, वो सिर्फ सियासत के लिए थी और उससे सियासत साधा जा रहा था, राजनीतिक सीढ़ी के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा था।
अब आज के डेट में आप देखिए तो मेरा यह मानना है कि देश के 90% लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे किसी भी धर्म से को मानने वाले हों, ये लोग समझ गए हैं कि ये धार्मिक उन्माद है, ये जो आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास है, ये सिर्फ राजनीति के लिए है। इसलिए कि देखिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको अपना परिवार चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ रखना है, उनको स्वास्थ्य का व्यवस्था देना है, बेटियों का शादी करना है, घर बनाना है, गृहस्थ चलाना है। तो इन तमाम चीजों को करने के लिए बिना एक दूसरे के हम नहीं कर सकते हैं। समाज में हम हैं, हम भी बहुत सारे हिंदू भाई हमारे मित्र हैं, हमारे घर में आना जाना है, हम उनके घर में जाते हैं, शादियों में, ब्याहों में, मेरी मित्रता है, भाई है, दोस्त है। तो अब ये लोग समझ गए, अब पूरे देश के लोग ये समझ रहे हैं कि ये बेकार है, राजनीतिक हथकंडा है। और ये पार्टियां जो आप बोले, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो अकलियत समुदाय के लोगों को, एक समय था जब ये हाशिया में थे, लेकिन अभी पूरा पूरा तरजीह दिया जा रहा है। इसमें एक कमी मैं ये समझता हूं और कहना चाहता हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद इस बात से बहुत सारे लोग नाराज हों, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज की तिथि में बहुत सारे हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रहा है, हमसे दरी बिछवाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो किसी भी एक व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि झारखंड में वक्फ बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाए गए, अब दूसरी तरफ आवाज उठने लगा कि नहीं ये तो गलत आदमी बन गया, ये आदमी ठीक नहीं है, अमुक आदमी को बनना चाहिए। उदाहरण के लिए आप लीजिए, किसी आदमी को कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष बनाती है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, किसी कोई भी पद देती है, किसी को झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई पद मिलता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो अपने ही लोग तो पैर खींचने के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले वही विरोध करते हैं कि नहीं कैसे बन गए, हमको बनना चाहिए था, हमको क्यों नहीं मिला। तो अभी मैं जहां तक समझता हूं कि दूसरे लोगों से ज्यादा जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद अपने समाज के लोग, अपने समाज के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिलजुल कर अगर आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर बहुत जगह मिलेगा। प्राकृतिक के गोद में बसा एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, जिसे लोग सोने की चिड़िया भी कहते हैं, और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक राज्य है। और जिस तरह से पर्यटन के तौर पर इस राज्य को विकसित होना चाहिए था, जिस तरह से उस क्षेत्र में उद्योग लगने चाहिए थे, अब तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है, कहां पर कमियां रह गई है, क्यों नहीं यह राज्य इस 25 वर्ष में पर्यटन के तौर पर विकसित हो पाया है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक चीज आप देखिए कि झारखंड में पिछले 5-6 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए, लेकिन ये काम 25 साल किए जाने चाहिए थे। झारखंड जैसे ही अलग हुआ वैसे इस पर काम किया जाना चाहिए था, लेकिन उसमें दो अहम समस्या था। एक समस्या तो उग्रवाद का था। आपके जो पर्यटक स्थल हैं वो अमूमन ज्यादातर जंगली इलाका में है। आपको पहाड़ों में, जैसे पलामू में आप चले जाइए, लातेहार में चले जाइए, वहाँ कई झरने हैं, नेतरहाट है, और भी सुदूर इलाकों में जो है। तो एक समय आप खुद देख रहे हैं कि 2000 झारखंड बनने के बाद 2000 से 2010, 15, 20, मतलब अभी तक बोलिए, अभी बहुत हद तक कम हुआ है। इस सरकार में पिछले 5-6 साल में उग्रवाद का समस्या तकरीबन समाप्त हो गया है। इस पर हमारी सरकार ने काफी काम किया। तो एक कारण तो उग्रवाद था, और दूसरा अहम कारण था कि उग्रवाद के वजह से ही आपके जो विदेशों के जो फंड थे, या बड़ी बड़ी कंपनियां थी, या जो कॉरपोरेट घराने थे, वो झारखंड में नहीं आना चाहते थे। लेकिन अब माहौल बहुत हद तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुधरा है। आज की स्थिति में झारखंड का हालात नक्सल के तौर पर अगर आप देखिएगा तो बहुत शांत हो गया है। इसलिए अब पिछले 5 वर्षों में काम भी हुआ, और आगे भी निश्चित तौर पर बहुत तेजी से काम होगा। सरकार के पास एक रोड मैप है। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने सुना है, उनको बात करते हुए हम लोग जब थे उनके पास, तो सुना है कि एक रोड मैप बनाया गया है कि झारखंड कौन कौन क्षेत्रों में हमको और कार्य करना है, उसके लिए बाजाबते ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, और उस पर हम लोग काम करेंगे। और एक वही है कि हम लोग का प्रॉब्लम, जो फंड है हमारा केंद्र सरकार के पास रुका हुआ, जो बहुत बड़ा अमाउंट है, लाखों करोड़ में है, वो पैसा अगर हमें मिले तो झारखंड का दशा दिशा बदलेगा। वही नहीं, आप और देखिए आगे बढ़ के, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि झारखंड जब अलग हुआ तो इसके साथ 3 राज्य अलग हुए। उन 2 राज्यों का आप स्थिति देखिए, हमसे
बेहतर है, आगे है, पीछे है, उसका आकलन करने की जरूरत है। तो शुरुआती दौर में जो झारखंड अलग हुआ, उस समय यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चूंकि ये नया राज्य था, बिल्डिंगों की जरूरत थी, उस स्तर पर नहीं बन सका जो बनना चाहिए था। आप खुद रांची में देख लीजिए, झारखंड बनने के बाद यहाँ का ट्रैफिक एक समस्या रहा। दूसरे अन्य स्टेटों में जो इसके साथ बने थे काफी विकसित हुए, लेकिन हमारे यहाँ रांची, अब राजधानी की बात कर लीजिए, रांची राजधानी में आज की तिथि में 10 फ्लाईओवर का जरूरत है, जिसमें माननीय हेमंत सोरेन जी ने 3 फ्लाईओवर पिछले अपने कार्यकाल में बना के दिखाया, उद्घाटन कर दिया। 6 फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट तैयार है, आप लोग भी जानते हैं, जल्द जल्द शुरू होने जा रहा है। और ये 6 पूरा होने के बाद पुनः और जो बचे हुए हैं, ताकि ट्रैफिक मुक्त हम रांची को कर सके, राजधानी को कर सके, इस पर हमारी सरकार बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। झारखंड खनिज संपदाओं से भरा पड़ा एक राज्य है। उद्योग लगाने के लिए लोग इस राज्य में आए, उद्योग लगाए, झारखंडियों से उन्होंने जमीन लिया और जमीन के बदले में मुआवजा के साथ साथ नौकरी देने की बात कही। बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, एनटीपीसी हो, टाटा हो, तमाम ऐसी कंपनियां इस राज्य में है, उद्योग लगे। लेकिन यह राज्य आज पलायन के तौर पर जाना जाता है। अगर किसी भी राज्य के लोगों को, राज्य के उद्यमों को अगर मजदूर चाहिए तो उसका एक नजर होता है, एक निगाह होती है कि झारखंड चाहिए और वहां से बेरोजगारों को उठा करके ले आइए। आखिरकार इस स्थिति का, इस परिस्थिति का कौन जो है गुनहगार है, कौन जो है सो इसका दोषीवार है? देखिए, यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, इसको आप समझिए। हमारा जो झारखंड है वो खनिजों से भरा पड़ा है। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जो मेरे पास है वो कोयला। अब कोयला पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, पूरी तरह से हमने देखा है कि विकास की जहां तक आप बात करिए, एक रेलवे लाइन को बिछाने में जो आवाम के लिए बिछाया जाता है, जो राज्य की, देश की जनता के लिए बिछाया जाता है, मैंने देखा कि 15 साल, 20 साल, 25 साल लगते हैं। लेकिन आप आइए, हमारा क्षेत्र है लातेहार विधानसभा क्षेत्र, जहां टोरी से शिवपुर लाइन, रेलवे लाइन बिछाया जाता है कोयला के लिए, और वो रेलवे लाइन 1.5 साल में कंप्लीट कर दिया जाता है, जो उमूमन 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं उनको। और वो गाइड किया जाता है डायरेक्ट पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से। जो भी बाधा है, जमीन का पैसा मिला कि नहीं मिला रैयत को, उससे मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। जो काम 15 साल का है वो कारपोरेट घराना का है, मोदी जी के मित्रों का है, इसलिए वो फटाफट काम आपका हो जा रहा है। तो सारा का सारा मसला जो अटका हुआ है झारखंड के विकास का, वो तो इसी पर है। यही तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि कोयला से भारी राजस्व आता है, लेकिन उस राजस्व का जो रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। अब आपने कहा कि जहां ग्रामीण, अब जिस रेलवे स्टेशन का उल्लेख अभी हम आपको किए, शिवपुर से टोरी, वहां पे लाखों मजदूर गाड़ियों में कोयला लादने का काम करते थे। वहां से लोडिंग होकर टोरी जाता था, टोरी में रेलवे साइडिंग में जाता था। माननीय मोदी जी ने रेल का व्यवस्था कर दिया अपने मित्रों को देखते हुए। अब सारा का सारा जो कोयला है वो मशीन से लोड हो रहा है, ट्रेन में चला जा रहा है। हमारे जो मजदूर थे बेरोजगार हो गए। तो ना हमें उसका बेनिफिट, उसका राजस्व मिल पा रहा है, ना हमारे लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है। उससे अहम, आज 5 साल 7 साल हो गए जब बालूमाथ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, और आज की तिथि में शिवपुर बालूमाथ मिला के 40 रेक डेली कोयला निकलता है। और उस समय जब उद्घाटन किया गया था तो यह कहा गया कि अभी कोयला यहां से जाएगा, साल 1.5 साल के अंदर अंदर हम क्षेत्र की जनता के लिए पैसेंजर ट्रेन दे देंगे आपको। ठीक है, हुआ क्या, 7 साल आज गुजर गया है। एमपी एमएलए सिर्फ हम लोग को भाजपा के हैं और उनके चंगुल में है, उन लोगों को लाभ मिलता है, केंद्र सरकार से दबाव है, इसके वजह से 7 साल से आज तक ट्रेन नहीं चल पाया। अभी बालूमाथ से जो मजदूर आते हैं मजदूरी करने रांची, कोई बीमार आता है इलाज कराने रांची, हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं रांची, बसों में 250-250 रुपया किराया लगता है, 250-500 रुपया, वो भी रांची से 10 किलोमीटर पीछे उतारा जाता है, फिर टेम्पो ऑटो करके उसको शहर में आना है। अगर ये ट्रेन वहां से पैसेंजर ट्रेन दे दिया जाता तो पैसेंजर ट्रेन से हमारे बच्चे, बीमार, बूढ़े, मजदूर वो सीधे ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन आते, उनको मतलब 2.5 गुना 500 रुपया बचता, और रेलवे का किराया 30 गुना 60 रुपया होता।
लेकिन सारा का सारा केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर स्टेट में होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिनों में शुरू कर देते, और हम लोग को सिर्फ बोला जा रहा है। कई बार हम लोग उसमें मिले, जाके जो प्रभारी है रेलवे के उनसे मिले, डीआरएम से मिले, सिर्फ 57। तो कुल मिलाकर जो खनन है ये पूरी तरह से केंद्र के कब्जे में, ना हमको राजस्व मिल रहा है और ना उसका लाभ मिल रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि झारखंड को बेरोजगार बनाने की एक बड़ी साजिश केंद्र में शासित सरकार जो है वो करती रही है? देखिए, हमेशा से होता रहा है और इसमें आप संकोच की कोई बात नहीं है। ये केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो झारखंड के लोगों को दबाना चाहती है, परेशान करना चाहती है, हमारा फंड रोकती है ताकि विकास नहीं हो सके। और इसके पीछे यह लक्ष्य होता है कि वो सरकारें बदनाम हो, वो सरकारें काम नहीं कर पाए, ताकि आने वाले दिनों में हम बोले कि सरकार काम नहीं किया। तो मेरा, हम आपसे भीख नहीं मांगते, केंद्र सरकार से हम भीख नहीं मांगते हैं। केंद्र सरकार हमारा हिस्सा दे, रॉयल्टी में जो मेरा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरे राज्यों में जो विकास के लिए आप पैसे देते हैं, आप जो अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन राज्यों में है उनको जो पैसा देते हैं उस अनुपात में झारखंड को ही पैसा मिलना चाहिए। ये एक बड़ी वजह है जो झारखंड आज पीछे है। स्वास्थ्य इस राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा है। 263 अंचल है इस राज्य में और 500 से ज्यादा जो है वो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र इस राज्य के अंदर है। लेकिन जो व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होना चाहिए, वो लोगों के लिए व्यवस्था जो है वो दिखाई नहीं देता। आज भी लोगों को बेहतर इलाज के लिए झारखंड से बाहर जाना पड़ता है, मुंबई, दिल्ली, पटना, भिलौर जैसे राज्यों में जाना पड़ता है। आखिर क्या कारण मानते, कहां पर दुविधा है, कहां पर समस्या है कि स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इस राज्य में अब तक जो है वो नहीं बन पाया है? जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं। और मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे, बहुत मीडिया में आया था कि अभी आप रिम्स में जाएं तो आप देखेंगे कि जितने जो मरीज हैं वो बेड पर हैं, उनसे मतलब उतना तो नहीं बोलिए, लेकिन कुछ कुछ मरीज जमीनों पर भी रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था। और एक समय तो ऐसा था, हम लोगों ने देखा था रघुवर दास के समय में, कि एक मरीज का जो अटेंडेंस होता है, जो साथ में जाता है, उसको खाना जो है ना फर्श पर दिया गया था। इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने बहुत गौर से देखा। अब पिछले 6 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। 108 एम्बुलेंस हुआ, स्वास्थ्य का बजट आप हमारा देखिए, बेहतरीन बजट बनाया गया और अत्यंत प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम जरूरत था, कि मेरा यह कहना है कि जो राज्य की आबादी है, राज्य में जितने बीमार लोग उम्मीद रखते हैं सरकार से, उस हिसाब से हमारा हॉस्पिटल रिम्स है नहीं था। तो यही वजह था कि लोग बेड में भी थे और क्या नाम, जमीन के अंदर भी बैठ के लेट के इलाज हो रहा था। इस पर हमारी सरकार ने संज्ञान लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, और एक एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2 के नाम से सारा चीज हो गया। ये भी आप जान रहे हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री उस पर लगे हुए हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री लगे हुए हैं कि हम लोग उसको बनाएंगे, ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था, सेवा अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के जनता को दे सकें। शिक्षा, कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। लेकिन झारखंड में कुछ विपरीत ही परिस्थितियां दिख रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस राज्य में शिक्षा के प्रति होना चाहिए, जो बजट सरकारों की होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, ग्रीन सिटी शिक्षा के लिए बनना चाहिए था, जो राज्य का एटमॉस्फेयर है वो पूरी दुनिया में जो है वो प्रचलित है, उसके बावजूद भी ये राज्य शिक्षा के प्रति इतना पीछे कैसे रह गया? देखिए, झारखंड राज्य शिक्षा के में बहुत पीछे नहीं है। अन्य राज्यों की आप तुलना करेंगे तो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है। उतना बेहतर भी नहीं है, फिर भी मैं तो ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है। और मैंने पहले भी कहा कि अगर सच पूछिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को, माननीय हेमंत सोरेन जी को 1-2 साल अच्छा से काम करने का मौका मिला है, और 1-2 साल में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कार्य किया जा रहा है। आप अभी देखें, पहले और अभी के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और वहां भी हम लोग का यही प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि जो बजट हमारा होना चाहिए शिक्षा का, जो एजुकेशन के लिए जो फंड का की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर बिना फंड का हम कोई काम नहीं कर सकते। और फिर वहां हम लोग का वही रोना आता है कि जो सहयोग
और जो हमारा हिस्सेदारी, हमारा रॉयल्टी जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जितना अधिक बजट हमारा जाना चाहिए था शिक्षा में, क्योंकि देखिए जो सरकारें बजट बनाती हैं, आप बेहतर जान रहे हैं, आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हर जगह जाते हैं, वो इनकम के अनुसार ही बनाया जाता है कि राज्य में क्या हमारा इनकम है और क्या हम खर्च करेंगे। तो एक मोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट 1,36,000 करोड़ आपका फंसा रहेगा, आपको नहीं मिलेगा, तो हम उस बजट को और बड़ा कैसे कर सकते हैं। फिर भी जो मूलभूत चीजें हैं, जैसे आपने कहा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, इन चीजों में स्पेशल फोकस है सरकार का और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में रहने वाले जो झारखंडी हैं वो एक नारा लगाते हैं, उनका ये सवाल भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है कि अगर बिहार बना तो बिहारियों के लिए बना, असम बना असामियों के लिए बना, छत्तीसगढ़ बना छत्तीसगढ़ियों के लिए बना, लेकिन इस 25 वर्ष के झारखंड में अब तक यह झारखंड झारखंडियों के लिए नहीं बन पाया। आखिरकार कब यह राज्य झारखंडियों के लिए होगा? देखिए, राज तो रियली में झारखंडी लोगों के लिए ही है, लेकिन दुर्भाग्य ही कहिए कि शुरू से ही यह विषय जहां जहां पर आता है वहां तरह तरह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तरह तरह के आपसी विवाद है, राजनीतिक विवाद है, उसको फिर सुलझाने की कोशिश किया जाता है, तो कई बार आप देखे होंगे कि न्यायालय का ये मुद्दा बन जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं और पिछला बार कठोर कदम उठाए, अभी कुछ दिनों से बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पर यह राज्य भी सिर्फ झारखंडियों का होगा, आप देखिएगा।